सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 28 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का PYQ कर रहे हैं, तो आइए उसी में देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि 3/20 का 2/3 क्या है। तो हम लोग सवाल जो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसको इसी तरीक़ा से लिख देंगे। चंद सेकंड में बनने वाले सवाल हैं, ठीक है ना। 3/20 का 2/3, ठीक है। 3/20 यानी 3/20 का है तो का, 2/3 2/3। गणित की भाषा में का अर्थ होता है गुना, तो इसके बदले गुना लिख देंगे 2/3। 3 3 बराबर है, दोनों 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2/20 बचेगा। 2 गुना 1 2, 20 गुना 1 20, यानी इसको बोलेंगे हम लोग 2/20। इसको हम लोग बोलेंगे 2/20, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसको हम लोग और भी कुछ कह सकते हैं, ये अतिरिक्त जानकारी आपको हम दे देते हैं। जैसे 2/20 है ना, तो दोनों 2 से हो जाएगा विभाजित। 2 एकम 2, 10 दूनी 20, 1/10, यानी इसको बोलेंगे 1/10। 1/10 भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, 1/20 है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ये अतिरिक्त आपको हम बता दिए, ठीक है। 2/20 को हम 1/10 भी कह सकते हैं। आपके ऑप्शन में ये था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला सवाल कहता है, गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बार लगाना चाहती है। तार की लंबाई 100 मीटर है। उसे किस आकृति की भूमि पर बार लगानी चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। देखिए, इस सवाल में सीधा कहता है कि तार की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए ये तार है, इसकी लंबाई 100 मीटर है। इसी से हम क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज बना लेंगे, एक बार है ना, एक बार त्रिभुज बना लेंगे, एक बार त्रिभुज बना लेंगे, एक बार वर्ग बना लेंगे, फिर एक बार आयत बना लेंगे, फिर एक बार वृत्ताकार बना लेंगे। तो इस 100 मीटर तार से हम चारों तरह का खेत बनाएंगे, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल में जब सभी का परिमाप बराबर हो, जब सभी का परिमाप बराबर हो, यहाँ सभी का परिमाप 100 मीटर ही है, तो क्षेत्रफल जो अधिक होता है त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त में वृत्त का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको हम बना के दिखाते हैं, तो उसके लिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, समय की बचत के लिए हमने इसको सॉल्व करके आपके पास रखा। हमने पहले ही बता दिया कि यदि सबका परिमाप बराबर है तो इन चारों में वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। देखिए, एक त्रिभुज लेना था हमको, तो हम एक समबाहु त्रिभुज लेना आसान है। वह त्रिभुज, इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 100 मीटर। एक हम वर्ग भी लेंगे, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इनका भी परिमाप कितना होगा 100 मीटर। आयत लेंगे, इसका परिमाप कितना होगा 100 मीटर। और वृत्त में परिमाप नहीं, परिधि कहते हैं उसको, तो इसका भी परिधि कितना होगा 100 मीटर, क्योंकि चारों एक ही तार से हमको बनाना था और उस तार की लंबाई 100 मीटर थी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 100 मीटर है, तीनों मिला के। समबाहु त्रिभुज परिमाप होता है 3 गुना भुजा, ये कितना है 100 मीटर। तो हमको भुजा का मान निकालना था, 3 यहाँ गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 33.333 आते रहेगा। तो हम दशमलव के 2 अंक तक ले लिए, 33.33। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4, अब भुजा कितना आया है 33.33, इसका स्क्वायर किए, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होगा, तो इसका गुना इतना आ जाएगा। और √3 का मान होता है 1.7325, इसमें हम दशमलव के बाद 2 अंक तक ले लिए, है ना, इसका मान ले लिए 1.73। ये दोनों गुना किए, इतना आया /4, यहाँ जो /4 है, तो इस तरीक़ा से 480.459 आया। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ 5 से कम है, तो हम 480 वर्ग मीटर मोटा मोटी मान लिए। परिमाप भी उसी 100 मीटर तार का था, तो वर्ग का परिमाप जो है 100 मीटर है। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है ना, चारों तरफ की दूरी। तो भुजा का मान हमको चाहिए, तो 4 यहाँ गुना में था, इधर आ क्या हो जाएगा भाग में, तो 4 से 100 विभाजित हो गया 25 मीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना फैला हुआ वो निकालना है, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा। तो 25 मीटर गुना 25 मीटर 625 आ गया। आयत का परिमाप ये भी 100 ही है, टोटल तो एक ही तार से बनाया गया है। तो आयत का परिमाप जो है, चारों मेर की दूरी जो है
वो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, कितना है 100 मीटर। 2 यहाँ गुना में था, हम इधर भेज दिए तो भाग में हो गया, 2 से 100 विभाजित हो गया, 50 आ गया, 50 मीटर आ गया। ठीक है, अब लंबाई यहाँ क्या बच गया, लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 50 मीटर, ये हमको बच गया। ठीक है, तो लंबाई या तो हो सकता है 49 होगा, चौड़ाई भी कुछ ना कुछ मान लीजिए 1 होगा, तब ना 49 से 50 मीटर होगा, या लंबाई हो सकता है 40 होगा, चौड़ाई 10 होगा, तब 40 10 मिल के 50 होगा। इस सूत्र के अनुसार से कि लंबाई चौड़ाई का जो 50 होगा, या लंबाई 30 होगा तो चौड़ाई 20 होगा, तब जाकर दोनों 50 होगा। फिर 25 25 जो संभावित था हमने मान लिया। यदि 49 लंबाई 1 चौड़ाई था तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों गुना करेंगे तो 49 वर्ग मीटर। यदि ये लंबाई ये चौड़ाई था, दोनों गुना की 400 वर्ग मीटर। यदि ये लंबाई ये चौड़ाई था तो 30 गुना 20 600 वर्ग मीटर। यदि ये लंबाई चौड़ाई बराबर था तो ये 625, यानी कि इस तरीका से आयताकार खेत जो बनाएंगे तो अधिकतम इसका भी 625 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, इनका हो गया 480, इनका 625, इनका 625। यहाँ देखते हैं इसका मैक्सिमम 625, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है ना। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, जो ये यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक की दूरी जो होगी, चारों तरफ की दूरी, वृत्त का परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर ही होगा। इसका सूत्र होता है 2 पाई r, इसका सूत्र होता है, 2 तो रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे r रहने दीजिए, इधर हो गया 100 मीटर, हमको r का मान चाहिए तो r लेना है, इधर 100 मीटर तो है ही, इधर जो भी भाग में है, जैसे यहाँ भाग में 7 है तो उधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, और जो दोनों गुना में या क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। 100 गुना 7 यानी 700, अब बट्टे 22 दूनी 44, इसको जब भाग करते हैं तो 15.9090 आते रहता है, तो हम दशमलव के बाद 2 अंक तक ले लेते हैं, तो दूसरा तो शून्य ही है, तो 15.9 हम ले लिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना फैला हुआ, इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना r स्क्वायर, मतलब r का मान कितना आया 15.9, इसका स्क्वायर मतलब इतना गुना इतना 2 बार। ठीक है, तो 22 गुना 15.9 गुना 15.9, इन तीनों गुना करते इतना आता है बट्टे 7, भाग किए तो यहाँ आ गया आपको 794.54, लगभग 794 से ज़्यादा ही है। तो इस तरीक़ा से 480 625, यहाँ मैक्सिमम 625, यहाँ 794। तो हम देखते क्या हैं कि ये जो है इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार का बिल्कुल ज़्यादा है इन चारों में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे सवाल में जब त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार का मेड़ की लंबाई यानी कि परिमाप एक ही हो तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल अधिक होता है। समय बचाने के लिए हमने इसको सॉल्व करके आपको समझा दिया, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी। कौन कौन आकृति, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। ठीक है, उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। स्वरा ने क्या उत्तर दिया, देखिए यहाँ सीधा इस सवाल का कहने का अर्थ है कि एक समचतुर्भुज है और एक पतंग है, किसमें रैखिक सममिति अधिक है। रैखिक मतलब हो गया रेखा के रूप में। ठीक है, सममिति, सममिति, सम मतलब समान या बराबर, मिति मतलब माप, मतलब रैखिक रूप से कितने हम तरीका से समान भाग में बांट देंगे कि वो एक दूसरे को यदि मोड़े तो ओवरलैप कर ले, उसको ढक ले। पहला है आपको समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज, इनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होता है। यदि समकोण हो जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा। अब पतंग, पतंग आप देखे होंगे कि इस तरीके का पतंग होता है, और पतंग को भी एक चतुर्भुज का दर्जा दिया जाता है, पतंग को भी चतुर्भुज माना गया है। ये पतंग हो गया, ये आपको सम चतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बनी वो आकृति जो समान हो। ठीक है ना, लेकिन इसका प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो समकोण नहीं होता है, यदि वो समकोण हो जाता तो ये वर्ग बन जाता। चलिए उसको रहने दीजिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि रैखिक सममिति, देखिए रैखिक रूप सममिति, यहाँ पे हम इसको यदि हम यहाँ से विभाजित करें, रैखिक सममिति खींचें, तो इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा।
यानी पहला रैखिक सममिति आपको एक इधर से हो गया, दूसरा रैखिक सममिति आपको यहाँ से हम खींच देंगे तो भी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, यानी कि इसमें दो रैखिक सममिति संभव है। यहाँ पतंग में देखिए, पतंग को एक चतुर्भुज माना गया है। इसका क्या होता है कि दोनों सम्मुख भुजा, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये दोनों भुजा, ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है। इसमें जब आप रैखिक सममिति खींचिएगा तो यदि आप इधर से खींचेंगे, ठीक है ना, तो एक दूसरे को ये ओवरलैप कर लेगा, यानी कि ये एक रैखिक सममिति संभव है, होता है। दूसरा सममिति इसका आप हॉरिजॉन्टल जो खींचिएगा, यहाँ से यदि हम खींचेंगे तो यदि मान लीजिए हम यहाँ से खींच दिए हैं, ठीक है, लेकिन इसको जब मोड़िएगा तो पूरा ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं छोटी, ये दोनों भुजाएं बड़ी होती है। यानी कि पतंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सममित रेखा संभव है। तो चतुर्भुज में दो और पतंग में एक, तो स्वरा क्या जवाब देगी कि समचतुर्भुज में, है ना, जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो, चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज, माफ कीजिएगा, समचतुर्भुज जिसमें दो रैखिक सममिति संभव है, पतंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही संभव है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि दिल्ली से प्रत्येक आधे घंटे में बस टर्मिनल से एक बस निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है, ठीक है, और अगली बस पूर्वाह्न 9:25 पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी? देखिए, प्रत्येक 30 मिनट में, आधे घंटे मतलब प्रत्येक 30 मिनट में बस निकलती है, बस निकलती है। अगली बस कब है? अगली बस है आपको 9:25 में, ठीक है, 9:25 में अगली बस है पूर्वाह्न में। और कहता है कि एक बस निकल चुकी है, एक बस निकल चुकी है, तो वो बस कब निकली होगी? जब प्रत्येक आधे घंटे पर बस है तो वो बस कब निकली होगी? अगली बस 9:25 में है, इससे पहले जो बस गई होगी वो 30 मिनट पहले गई होगी, उससे पहले जो गई होगी 30 मिनट पहले गई होगी। प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बस जाती है। तो पिछली बस तो अभी 9:25 में बस है, आधा घंटा पहले माइनस कर दीजिए आप 30 मिनट, तो यहाँ तो 25 में 30 माइनस नहीं होगा, यहाँ से घंटा ले जाइए तो 60, यहाँ बच जाएगा 8, एक घंटा गया 60 प्लस 25, यानी कि 85 में से 30 गया 55 मिनट, यानी कि इससे पहले वाला बस 8:55 पर गई है, ठीक है। अभी जो बस है अगला 9:25 में है, इससे पहले जो बस छूटी है वो 8:55 में ही गई है। कहता क्या है कि आपको बस 10 मिनट के लिए छूटी है, 10 मिनट पहले गई है बस, यानी ये बस इसको 10 मिनट के लिए मात्र छूटा है, यानी 10 मिनट ये लेट है, तो इसमें 10 मिनट जोड़ दीजिए, 5 1 6 8 65, इसमें से 60 निकाल दीजिए, है ना, यानी कि ये हो गया आपको 8 निकाल के 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 9:05। 9:05 पर यह बातचीत हो रही है। कैसे हम निकाले? हम जानते हैं कि प्रत्येक 30 मिनट में बस निकलती है, अगला बस 9:25 में है, तो पिछला बस कितने बजे था? तो 9:25 में से 30 मिनट माइनस कर दिए, हमको 8:55 मिल गया, यानी कि पिछला बस जो छूटी है ना, पिछला बस जो छूटी है वो 8:55 में ही निकली है। छूटा कितनी देर के लिए है? 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट इसमें जोड़ देंगे, 8:55 से 10 मिनट, 55 10 65, 60 निकाल दीजिएगा, इसमें से घंटा में जुड़ जाएगा। 9:05 में ये बातचीत हो रही है, 9:05 पर बातचीत हो रही है। कैसे समझे? तो प्रत्येक 30 मिनट में बस है, आप आगे भी देखिए, 10 मिनट के लिए बस छूटी, इसमें यदि 20 मिनट और देख लेंगे तो 9:25 में तो बस है ही, 20 और 10 30 मिनट के अंतराल पर यदि बस है। समझ गए? नहीं समझे तो यहाँ से फिर समझ लीजिए। पहला बस छूटी है जो 8:55 में, आधे घंटे के अंदर बस है, तो अगली बस 9:25 में है, तो ये बस जो है ना 8:55 में छूटी है 10 मिनट के लिए, इसमें 10 मिनट जोड़ दीजिए, 9:05 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सिंपल, इतना समझिए, ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, मतलब ये जानकारी उनको 9:05 में मिली, ऑप्शन नंबर 4।
अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन से आयत का परिमाप जो है यानी चारों तरफ की दूरी, मेर की दूरी अधिक हो सकता है। पहला आयत है जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और एक भुजा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। सबका क्षेत्रफल एक ही है। एक भुजा का माप जब 1 हो, 2 हो, 6 हो, 12 हो। इसको ऐसे समझिए कि 4 तरीके का आयत है, 4 तरीके का। एक का एक लंबाई है, बाद बाकी चौड़ाई है, ठीक है। एक का एक लंबाई 2 है, बाद बाकी। तीसरा का 6 लंबाई है, बाद 6 चौड़ाई, ये हो गया। और चौथा जो है ना 1 12 है। इस तरीके का आयत है और सबका क्षेत्रफल बराबर ही है। सबका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर ही है। 60 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, सबका क्षेत्रफल बराबर ही है, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कहता है एक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ये भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमको इनको चौड़ाई मान लेते हैं। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यदि हमको लंबाई निकालना है तो चौड़ाई को इधर भेज देंगे, तो चौड़ाई यहाँ गुना में ना है, इधर आके क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर आपको लंबाई बच जाएगा, ठीक है। यानी इसको आप सीधा करके लिखिएगा तो लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। किस में, आयत में। या इसी में हमको चौड़ाई निकालना तो लंबाई को भेज देंगे, तो लंबाई तो यहाँ गुना में है, इधर है क्षेत्रफल, ये आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, चौड़ाई बच जाएगा। यदि इसको ठीक से लिखिएगा तो चौड़ाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बटे लंबाई। मतलब ये समझिए कि आयत में क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दीजिएगा, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दीजिए तो लंबाई निकल जाएगा, और यदि लंबाई से भाग दीजिएगा तो चौड़ाई निकल जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल 60 है, 1 से भाग कर देंगे तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। यानी यदि ये चौड़ाई है, मान लीजिए आपको 1, चौड़ाई है आपको 1, तो लंबाई कितना आएगा, तो लंबाई का सूत्र क्या कहता है, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दीजिए। क्षेत्रफल है 60 और चौड़ाई है 1, तो 60 में 1 से जब हम भाग किए तो कितना आ गया, 60। यानी इसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 1 है, इसकी 60 लंबाई है, 60 लंबाई है, ठीक है। मीटर है, 60 लंबाई है। तो लंबाई 60 निकल गया, चौड़ाई 1 निकल गया। अब इसका परिमाप निकालेंगे, अब इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। यानी 2 इंटू लंबाई आपको 60 आया है, चौड़ाई 1 आया है, तो यानी 2 इंटू 60 1 61, यानी कि 2 गुना 61, ये हो गया आपको 1 दूनी 2, 6 दूनी 12, 122 मीटर, 122 मीटर। इसमें देखिए, इसमें एक भुजा 2 है, ठीक है ना, मान लीजिए चौड़ाई 2 है। यहाँ हम लंबाई निकालेंगे तो क्षेत्रफल में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30, यानी 30 मीटर। यानी इसकी लंबाई जो है 30 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर था, 30 दूनी 60 हुआ, 2 मीटर है। इसका जब हम आयत का, इस आयत का जब हम परिमाप निकालेंगे तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 30 प्लस 2 कितना हो गया, 2 गुना 32, यानी कि 64 मीटर हो जाएगा। इसमें कहता है एक भुजा 6 है, क्षेत्रफल है 60, तो 60 में 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10, यानी इसकी लंबाई कितना निकल जाएगा, 10। अब इसका परिमाप जो निकालेंगे, यानी चारों मेर की दूरी, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 10 प्लस 6, 10 प्लस 6, यानी 2 गुना 10 6 16, यानी कि 32 मीटर। यहाँ कहता है एक का लंबाई है 12 है, और इसका दूसरा निकालना है तो क्षेत्रफल में 12 से भाग दे दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कि 5 मीटर, यानी एक 12 है तो एक 5 है। अब इसका जब परिमाप निकालिएगा तो वो होगा 2 इंटू
लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई 12 चौड़ाई 5 निकला, 12 + 7 यानी 2 गुना 12 + 7 12 × 5 17, 17 दूनी 34 मीटर। पूछता क्या है आपको, सबसे अधिक परिमाप किसका होगा? तो इसका परिमाप 122, इसका 64, इसका 32, इसका 34। तो सबसे अधिक परिमाप पहला वाला का होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है, तो दूसरी भुजा निकालना है तो इसमें इससे भाग कर दीजिए। तो पहली भुजा 1 हो गई, 1 से भाग की इसमें 60 में, तो 60 ही आया, यानी दूसरी भुजा की लंबाई 60 है। तो लंबाई 60 मान लीजिए, चौड़ाई 1, तो इसका परिमाप निकाल लीजिए 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप मतलब चारों मेर की दूरी। तो 60 1 61 दूनी 122। इसी तरीके से हम सबको निकाले, यहाँ हमको अधिक मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए सभी यहाँ पे देख लीजिए, एक हम शॉर्टकट विधि बताते हैं। जब आयत विभिन्न तरीके का और सबका क्षेत्रफल एक ही हो, ठीक है ना, तो जिसकी छोटी भुजा एक होगी, जिसकी एक भुजा छोटी होगी, उसी का परिमाप ज़्यादा होता है। देख लीजिए सबका क्षेत्रफल एक ही है, एक भुजा का लंबाई जहाँ कम है उसका परिमाप ज़्यादा होता है। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन हम पहले बता देना चाहते हैं पूरी बात को। अगला सवाल कहता है कि डॉक्टर ने अमन को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने का सलाह दी। वह नियमित रूप से 14 गिलास पानी पीता है, मतलब प्रत्येक दिन 14 गिलास पानी पीता है। गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है, तो वह सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है? देखिए हम जानते हैं कि चूंकि एक गिलास में 300 मिलीलीटर पानी आता है, ठीक है, एक गिलास में 300 मिलीलीटर पानी आता है, और पीता कितना एक दिन में? 14 गिलास में कितना? तो 14 गुना 300, एक गिलास में 300, तो 14 गिलास में कितना? तो 14 से गुना हो जाएगा, यानी 14 तिया 42 पर 2 शून्य, इतना मिलीलीटर पानी वो प्रतिदिन पीता है। प्रतिदिन इतना मिलीलीटर पानी पीता है, ठीक है ना। एक दिन में 14 गिलास और एक गिलास में 300 ml लगता है, तो कितना पानी पीता हो एक दिन में? तो एक गिलास में 300 मिलीलीटर, तो इसीलिए 14 में कितना, तो बढ़ रहे हैं तो दोनों गुना हो जाएगा, 4200 मिलीलीटर पानी वो प्रत्येक दिन पीता है, ठीक है ना। पानी पीता है सिर्फ एक दिन में 4200 मिलीलीटर। यहाँ कह रहा है कि सप्ताह में कितना, तो हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। लिखेंगे चूँकि एक दिन में 4200 मिलीलीटर पानी पीता है, इसीलिए 7 दिन में कितना, तो एक दिन में 4200, तो 7 दिन में कितना, तो यहाँ 1 से बढ़ के हम 7 हो रहे हैं, 7 से गुना हो जाएगा, 7 गुना 4200 मिलीलीटर। देख लीजिए यहाँ पे 0 0 2 7 14 का 4 हासिल 1 7 का 28 1 29, 29,400 मिलीलीटर। इसको निकालना हो लीटर में, तो इसको 1000 से भाग कर दीजिए, 29,400 बटे कर दीजिए 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर को बदलना हो लीटर में तो 1000 से भाग करेंगे, और यदि लीटर को बदलना हो मिलीलीटर में तो 1000 से गुना करेंगे। 1000 से भाग कर दीजिए, क्या बन जाएगा? लीटर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 पर 3 शून्य है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यानी 4 के बाद दशमलव, 29.400 लीटर। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, 29.4 लीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे सवाल में देखिए, जब आप देख रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहा है, तो इसका सिंपली परीक्षा में क्या करना है, क्या करता है? 14 गिलास पानी पीता है, प्रत्येक गिलास में 300 आता है मिलीलीटर, और 7 दिन में कितना, तीनों गुना कर दीजिए, तीनों गुना कर दीजिएगा, ये तुरंत आपको आ जाएगा 29,400, ये है आपको मिलीलीटर में, तो इतना मिलीलीटर हो गया। 1000 से भाग करना, तुरंत यहाँ 1000 दे दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 294 बटे 10, एक अंक के बाद दशमलव, 29.4 लीटर हो गया। फिर ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आप बना सकते हैं, या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक दिन में पीता है 14 गिलास। तीसरा मेथड बताते हैं, एक दिन में 14 गिलास
तो 7 दिन में कितना, तो 14 गुना 7 यानी 98 गिलास पानी पिया, है ना। चूँकि एक गिलास में अटता है 300 मिलीलीटर, तो 98 गिलास में कितना, तो 98 गुना कर दीजिएगा 300, तो भी वही आ जाएगा 29,400 मिलीलीटर आ जाएगा। 1000 से भाग कर दीजिएगा, तुरंत ही ये बन जाएगा लीटर, फिर इतना ही आ जाएगा। किसी भी तरीका से आप बनाइए, या हम सिंपल तरीका परीक्षा के लिए कहते हैं कि 14 300 7 को गुना कर दीजिए, वो आ जाएगा आपको मिलीलीटर, 1000 से भाग कर दीजिए, वो बन जाएगा आपको लीटर। ऑप्शन नंबर 2। किसी भी तरह से बनाएंगे तो उतना ही आएगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि शब्द वन के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। तो वन के बीच में क्या है, एन है, क्या है, एन है। ये पूछा जा रहा है कि ये कोण कितना बन रहा है, इनके बारे में बताइए। पहला कहता है न्यून कोण, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण यानी जो कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कैसे होता है, लंबवत, परिरेखा पर खड़ी रेखा, ये हो गया आपको समकोण 90 डिग्री। इससे जो भी कम है, मान लीजिए ये आपको 10 डिग्री हो, 90 से पहले तक, ये 90 है ना, ये 90, इससे पहले तक, इससे थोड़ा सा भी छोटा, है ना, यानी कि ये हो गया आपको 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री छोटा जो होता है वो न्यून कोण होता है। और जो लंबवत खड़ी है, परिरेखा पर खड़ी रेखा लंबवत खड़ी, वो समकोण हो गया। अधिक कोण होता है कि जो 90 से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम, ठीक है ना। तो ये जब 90 है, ये जब 90 है तो इससे अधिक जो भी होगा, है ना, इससे अधिक। तो देखिए ये है, सीधा होगा तो 90 हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो 90, इधर मान लीजिए ये आपको अधिक कोण है, ठीक है ना। 90 से अधिक जो भी है, मान लीजिए 91 डिग्री हो कि 105 डिग्री हो, 110 डिग्री हो, 170 डिग्री हो, 180 से पहले तक, ठीक है। अब पूरक कोण तो वे दो कोण जिसका योगफल जो है 90 डिग्री हो। तो देखिए ये एन जो लिखा हुआ है, इसको यदि हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें एन को, तो देखिए कैसा कोण बनता है। हम एन को पलटा दिए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा कोण बन रहा है। मतलब यदि ये सीधा होता तब 90 होता, ये तो 90 से कम है, ये तो 90 से कम है। वही हाल इसका यहाँ भी है, वही हाल इसका यहाँ भी। इसको और पलटा दीजिए एक बार, तो कैसा कोण बन जाएगा, ऐसा कोण बन जाएगा। ये नीचे आ गया, देखिए यदि ये सीधा इस पर रहता तब ये 90 बनता, ये तो सीधा नहीं, ये तो कर्व है, यानी कि ये 90 से कम है। तो वह कोण जो 90 से कम हो, 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि एन का ये दोनों कोण जो है 90 से छोटा है, वो न्यून कोण है। ऑप्शन नंबर 1। और आपको हम बता दें कि अभी जो PYQ चल रहा है, इनके ठीक बाद हम कोण और त्रिभुज के बारे में स्पेशली पढ़ाएंगे, वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बन लीजिए मेरे साथ, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के अनुसार, पोल्या समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। देखिए एक मिनट थोड़ा सा, ये जॉर्ज पोल्या जो है, जॉर्ज पोलिया, या इसको बहुत जगह पोलियो भी लिख दिया है, ठीक है ना, जॉर्ज पोलियो भी लिख दिया है, लेकिन सही यही है जॉर्ज पोलिया। जॉर्ज पोलियो बहुत जगह लिख दिया, ये सही नहीं है। जॉर्ज पोलिया जो है, इनको आधुनिक गणितीय समस्या समाधान, आधुनिक गणितीय समस्या समाधान, आधुनिक गणितीय समस्या समाधान का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने 1945 में एक किताब लिखे थे, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है ना। इसमें इन्होंने किसी भी समस्या से मतलब निजात पाने के लिए, समाधान के लिए 4 जो है सो क्रम दिए थे। तो सबसे पहला क्रम दिए थे कि उस समस्या को पहले आप समझें। सबसे पहला क्रम था
समस्या को समझें, समस्या को समझें, फिर उसके बाद उसके लिए रणनीति तैयार करें, ठीक है ना। तो यानी कि रणनीति तैयार कीजिए, एक योजना तैयार कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद था समस्या के लिए योजना तैयार कीजिए, योजना तैयार किया जाए, है ना। समस्या के लिए योजना को तैयार किया जाए। और जब आप समस्या को समझ गए हैं और योजना आप तैयार कर लिए हैं तो अब उसको क्रियान्वित कीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे योजना को क्रियान्वित करना, योजना को है ना क्रियान्वित करना, ठीक है ना। जब आपका योजना क्रियान्वित हो गया है, ठीक है ना, अब अंतिम में मान लीजिए कोई समस्या आया, उसको समझे, उसके लिए योजना तैयार कीजिए और उस योजना को इम्प्लीमेंट में लाए, है ना। योजना को हम लोग क्रियान्वित किए और क्रियान्वित करने के बाद हमको जो प्राप्त हुआ उनको हम क्या करेंगे, पुनः जांच करेंगे, पुनः जांच करना, या पुनः जांच करने का अर्थ ये है कि उसको सत्यापित करना, प्रूफ करना कि हाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो क्रम है जॉर्ज पोलिया जो है उनके अनुसार से पहले समस्या को समझिए, फिर उसके लिए आप योजना तैयार कीजिए, प्लानिंग बनाइए, रणनीति तैयार कीजिए, ठीक है। फिर उस योजना जो आपने बनाया उसको इम्प्लीमेंट में लाइए और इम्प्लीमेंट में लाने के बाद अंत में जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ, मान लीजिए कोई सवाल बना, उसका आपको जो हल प्राप्त हुआ, उस हल को उस सवाल से देखिए और पुनः जांच कीजिए कि सही बना है कि नहीं बना है ना। और सवाल जो कह रहा है बिल्कुल उसका वही आपका रिजल्टेंट प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। यदि सही में आपको वही रिजल्टेंट प्राप्त हुआ है, इसका मतलब वो सत्यापित भी कर रहा है कि इसका ये बिल्कुल सही समाधान है। तो पुनः जांच करने का अर्थ हो गया कि सत्यापित करना। तो ये जो आपका मतलब सही क्रम है ये आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका आता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए। और आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों का, और हाँ अब PYQ जो है 2-3 मतलब प्रश्न का ही बचा है। जैसे 28 का हो ही गया, 29, 30, 31 है ना, 2-3 दिन का बचा हुआ है। इसके बाद आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट फिर से पढ़ाएंगे, जैसे कोण के बारे में, है ना, मतलब चतुर्भुज के बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद हम क्विज भी करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, और अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें, लाइक कमेंट्स भी करें। पुनः आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।